अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 14 दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। इनके जो एक्सरसाइज के जितने भी MCQs हैं उसको हम लोगों ने इस वीडियो में देखना है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको काइंडली सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो हमारे पास जो फर्स्ट MCQ है दैट इज कॉइनेज मेटल आर एक्चुअली। कॉइनेज मेटल्स क्या होते हैं? हेलोजेंस नो, दीज आर द मेंबर ऑफ ग्रुप 7A, यहाँ पे तो नहीं आते। अल्कली मेटल्स नहीं, ये हमारे पास ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है, ये भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल की अगर हम बात करते हैं तो ये भी हमारे पास जो है ये ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, ये भी नहीं है। लेकिन अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं तो यस, कॉइनेज मेटल जो हैं ये बिलोंग करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के से। ठीक है, जो कि आपके पास क्या हैं, दे आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इसमें जो हमारे पास है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है, जो कि प्रेजेंट है ग्रुप 1B के अंदर, दे आर नोन एज कॉइनेज मेटल्स। नेक्स्ट जो हमारे पास MCQs है दैट इज जिंक इज ट्रांजिशन एलिमेंट बट इट डज नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी बिकॉज। अच्छा, जिंक कहता है कि हमारे पास जो है ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करता है, लेकिन इसकी जो वैलेंसीज होती है ना वो उसके अंदर चेंजेस नहीं आती। मतलब जिस तरह हम कहते हैं ना कि अगर जिंक के ऊपर चार्ज +2 आ जाए, +3 आ जाए, +4 आ जाए, वो पॉसिबल नहीं होता। जिंक जो है सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करता है, लेकिन बाकी जितने भी एलिमेंट्स है ट्रांजिशन एलिमेंट्स उनमें हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है। सो याद रखो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल वैलेंसीज जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन तो इन्वॉल्व होते ही होते हैं, जो हमारे पास d ऑर्बिटल है ना उसके इलेक्ट्रॉन्स भी इन्वॉल्व होते हैं। सो इसलिए जब भी बॉन्ड बनेगा तो s इलेक्ट्रॉन्स भी हिस्सा लेंगे उसके अंदर और d के जो इलेक्ट्रॉन्स है, d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स, वो भी पार्ट लेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में। अगर हम जिंक की बात करते हैं तो जिंक के अंदर जो d ऑर्बिटल होता है, इसी तरह जो हमारे पास s ऑर्बिटल होता है, दे आर कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है, 3d10 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है जिंक की। अब चूंकि d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, s ऑर्बिटल भी कंप्लीटली फिल्ड है, तो हमारे पास जो है ना ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है शो नहीं करता। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर C, दैट इट हैज कंप्लीटली फिल्ड d सब शेल या d ऑर्बिटल। नेक्स्ट जो हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। अब हम लोग पढ़ते हैं ना कि दो ऐसे ग्रुप्स हैं, जैसे आपके पास है ग्रुप 2B और ग्रुप 3B। ठीक है, हमारे पास जो ग्रुप 2B के एलिमेंट्स हैं, इसी तरह जो ग्रुप 3B के एलिमेंट्स हैं, दे आर नोन एज नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इनके अंदर एलिमेंट आते कौन कौन से? अगर हम 2B की बात करते हैं तो आपके पास आएगा जिंक, कैडमियम और मरकरी। इसी तरह अगर हम 3B की बात करते हैं तो हमारे पास आएगा स्कैंडियम, यूट्रियम और लैंथेनम। ये हमारे पास जो इनको हम कहते हैं दे आर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज जिंक। अब ये जिंक की जो फैमिली है 2B, इसके अंदर जो डी ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। अगर हम बात करते हैं जो 3B है, जैसे स्कैंडियम, यूट्रियम और लैंथेनम की, तो वहां पे क्या होता है कि अगर डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर दोगे तो फिर क्या होगा कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं रहते हैं आयन की फॉर्म में। सो इसलिए दे आर नोन एज नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नंबर 4th MCQs की अगर हम बात करते हैं विच एलिमेंट फॉर्म एलॉय। एलॉय क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा मेटल्स को आप मिक्स करते हो, ठीक है, फिजिकली एक दूसरे के ऊपर जब एब्जॉर्ब हो जाती हैं तो उसको आप क्या कहते हो? एलॉयज। सो एलॉयज याद रखें कि एलॉय फॉर्मेशन जब भी हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है ना उनकी ये प्रॉपर्टी होती है दैट दे कैन मेक एलॉयज। ठीक है, अब इसकी वजह क्या है? जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होती हैं ना, इनके जो साइजेस होते हैं वो ऑलमोस्ट क्या होते हैं? सेम होते हैं। सो कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट ऐसे होते हैं कि वो एक एलिमेंट को रिप्लेस कर लेते हैं। जब कभी मेटालिक लैटिस बनेगा ना, क्लोजली पैकिंग होगी, तो हमारे पास क्या होगा कि एक एलिमेंट जो है, चूंकि इनके साइजेस सेम होते हैं, तो वो दूसरे एलिमेंट को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। और उसकी वजह से होगा क्या कि सब्स्टिट्यूशनल एलाई की फॉर्मेशन होगी। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की प्लेस पे आके बॉन्ड बना ले। अब जैसे फॉर एग्जांपल एलॉय की अगर एग्जांपल पढ़ते हैं तो हमारे पास है ब्रास, ब्रोंज, ठीक है,
ये कॉइनेज एलाइज, ये सारे के सारे जो हैं दीज आर मेड अप ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नेक्स्ट आपके पास है विच आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें से आप लोगों ने बताना है कि ऐसे कौन से हैं सब्सटेंसेस होती हैं जिनको मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रिपेल करता है। सो याद रखो कि जो डायमैग्नेटिक होते हैं ना उनको मैग्नेट रिपेल करता है। क्यों? क्योंकि उन सब्सटेंसेस के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते। लेकिन पैरामैग्नेटिक अगर बात करते हो, फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा था, पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है, वो क्या है कि मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन एटम और आयन इज द मेयर ऑफ इट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। याद रखो कि मैग्नेटिक मूवमेंट जब भी आप लोग मेयर करोगे सो वो डिपेंड करते हैं किस चीज के ऊपर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। नेक्स्ट आपके पास है द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट MCQ है। ठीक है, आप लोगों ने इसको लाजमी तैयार करना है अगर आप MD-CAT वगैरह की तैयारी कर रहे हो। सो याद रखो कि मैग्नेटिक मूवमेंट की जो यूनिट होती है दैट इज बोहर मैग्नेटॉन, और इसको कैपिटल M और कैपिटल B और कैपिटल M के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने याद रखनी है। 1 बोहर मैग्नेटॉन इज इक्वल टू EH डिवाइड बाय 4 पाई MC। अब इसमें E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई है कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और C जो है आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रॉन्ज एलॉय जो है कंटेन। एलॉय आपको मैंने बता दिया मिक्सिंग ऑफ 2 एलिमेंट्स, मिक्सिंग ऑफ 2 मेटल्स। तो ब्रॉन्ज जो है ना ये हमारे पास होता है कॉपर और टिन से बना हुआ। ठीक है, CuNSn। ठीक है, ब्रॉन्ज एलॉय इज द मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन एलिमेंट। इसमें जो है ना 90 to 95% कॉपर होता है और 5 to 10% जो है इसके अंदर टिन प्रेजेंट होता है। गिव द सिस्टमैटिक नेम ऑफ FeCO होल 5। ये जो CO है ना, ठीक है, इसको हम कार्बोनाइल लिगेंड्स कहते हैं। आयरन जो है दैट इज सेंट्रल मेटल एटम। अब एक आयरन की साइड पे क्या लगे होते हैं? 5 कार्बोनाइल जो लिगेंड्स हैं वो अटैच्ड होते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि अगर कार्बोनाइल की हम बात करते हैं तो कार्बोनाइल की वजह से आयरन के ऊपर जो चार्ज होगा वो बिल्कुल 0 होगा। ठीक है, अब इसमें जो राइट ऑप्शन है दैट इज पेंटा कार्बोनाइल आयरन 0। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं कि इसका चार्ज 0 क्यों है, तो देखें हम इसको ऐसे फाइंड आउट करते हैं ना कि आयरन प्लस 5 कार्बोनाइल इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि जो कार्बोनाइल लिगेंड है वो न्यूट्रल होते हैं। अगर वो न्यूट्रल है तो इसका मतलब है कि इसकी जगह हम क्या लगाएंगे? स्टेट 0। अगर हम 0 लगाएंगे तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई कर तो 0, तो ये आपके पास हो जाएगा आयरन इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि आयरन जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो MCQ है वो ये है कि गिव द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सोडियम मोनो क्लोरो पेंटा सियानो फेरेट 3। देखें, पहली बात तो ये है कि सोडियम है। अगर ये सोडियम मौजूद है इसका मतलब है कि ये क्या होगा? पॉजिटिव आयन का काम करेगा। इसको अपने स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखना है एज पर द रूल ऑफ नेमिंग द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मोनोक्लोरो का मतलब है कि इसके साथ क्या होगा? आप लोगों ने एक क्लोरीन लगाना है। पेंटा सियानो, सियानो का मतलब है कि जो साइनाइड आयन है ना ये कितने टाइम्स होंगे? दैट वुड बी 5 टाइम्स। और इसके साथ फेरेट, इसका मतलब है कि प्रेजेंट होगा क्या चीज? आयरन प्रेजेंट होगा, जिसके ऊपर स्टेट क्या आप लोगों ने लगानी है? +3 लगानी है। याद रखो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये पॉजिटिव आयन भी जो है ना मौजूद है। अब यहाँ पे अगर स्टेट निकालते हो आयरन की +3 है, तो आयरन की अगर +3 है तो बाहर भी आपके पास क्या है? सोडियम जो है इसके ऊपर +3 चार्ज होना चाहिए। सो इसका जो राइट ऑप्शन है ये आपके पास ऑप्शन नंबर C है। ठीक है, ये जो है ना दिस इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे आयरन के ऊपर +3 चार्ज होता है, सोडियम के ऊपर एक सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है ना, लेकिन यहाँ पे 3 सोडियम एटम आप अटैच करोगे सो 3 मल्टीप्लाई बाय +1 से क्या चार्ज आएगा? +3। और इन टर्न जो आयरन है उसके ऊपर क्या होगा? कि 3 चार्ज होगा। सो ये आपके पास इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो आपके पास है द कॉम्प्लेक्सेस हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हैव ज्योमेट्री।
अगर कंडीशन नंबर 4 होगा, जैसे आप लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हो तो वहां पे आप क्या करते हो कि देखते हो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भी बनती है, इसी तरह स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री की भी फॉर्मेशन होती है। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बुक में, ये आप लोगों ने डी को सिलेक्ट करना है कि कंडीशन नंबर अगर 4 होगा तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे कोई बना देता हूँ, फॉर एग्जांपल एक एक्स है, ठीक है, ये जो है ना y के साथ अटैच्ड है, ये y क्या है, इसके लिगेंड्स हैं। तो ये ज्योमेट्री बनेगी, ये कौन सी ज्योमेट्री बन रही है, दिस इज नोन एज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब इसी तरह स्क्वायर प्लेनर की अगर हम बात करते हैं तो स्क्वायर प्लेनर में क्या होगा कि ये आपके पास y है, ठीक है, और इसके बीच में क्या है, x अटैच हो जाता है। तो ये जो ज्योमेट्री बन जाती है, दिस ज्योमेट्री इज नोन एज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। सो अगर कंडीशन नंबर 5 होगा, कंडीशन नंबर 5 का क्या मतलब है कि अगर ये सेंट्रल एटम है, ये मजीद 4 लिगेंड के साथ अटैच्ड है, सॉरी कंडीशन नंबर 4 जो है इसमें होगा क्या कि अगर ये सेंट्रल मेटल एटम 4 मजीद लिगेंड के साथ अटैच्ड है तो इसका मतलब इसका कंडीशन नंबर जो है वो 4 है। नेक्स्ट आपके पास है if we add nitric acid to the original vanadium 2 solution it produces, ठीक है, नाइट्रिक एसिड को अपने वेनेडियम 2 सॉल्यूशन के अंदर अगर आप ऐड करोगे तो उससे आपके पास क्या होगा, ब्लू कलर के आयंस की फॉर्मेशन होगी। तो जैसे आप नाइट्रिक एसिड डालते हो, नाइट्रिक एसिड को याद रखें कि ये, इसको हम कह सकते हैं कि इट इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आप इसको वेनेडियम 2 सॉल्यूशन के अंदर डालोगे तो आपके पास ब्लू कलर का आयन बनेगा। वो आयन कौन सा बनेगा, VO+2, ठीक है, इसका जो कलर बनता है दैट इज ब्लू कलर। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है विच मेटल ऑक्साइड इज यूज्ड इन कंटैक्ट प्रोसेस एज अ कैटलिस्ट। अब कंटैक्ट प्रोसेस कौन सा होता है, कंटैक्ट प्रोसेस वो है जिसमें आप लोग बनाते हो सल्फ्यूरिक एसिड को, ठीक है, ये वेनेडियम जो है इट इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन कंटैक्ट प्रोसेस। यहाँ पे होता है क्या है कि जब आप सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, इसको ट्रीट करते हो आप ऑक्सीजन के साथ जो कि गैसियस फॉर्म में है, इससे आपके पास क्या बनेगा, यू विल गेट 2 मोल्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब यहाँ पे इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे आप 2 लगा दो। तो ये कंडीशन में अगर आप देखें सो 400 से लेकर 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको टेम्परेचर आपको देना होता है, और किसकी प्रेजेंस में होता है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5, दिस इज नोन एज वेनेडियम पेंटॉक्साइड, इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट। सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड मजीद वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, और प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज नोन एज कॉन्टैक्ट प्रोसेस। नेक्स्ट आपके पास है इन ऑक्सीडेशन ऑफ क्रोमियम 3 टू क्रोमियम 6 द ग्रीन कलर विल चेंज इनटू, जब आप इनकी जो है ना ऑक्सीडेशन करोगे, ठीक है, सो होगा क्या कि आपके पास जो सोल्यूशन बनेगा ना वो कलरलेस से किधर चेंज हो जाएगा, जो ग्रीन कलर है वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्राइट येलो कलर में। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट हमारे पास है एसिडिफाइड पोटाशियम परमैंगनेट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग। अगर हम पोटाशियम परमैंगनेट की बात करते हैं तो ये हमारे पास एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है। आपने करना क्या है कि पोटाशियम डाइक्रोमेट 6 का सोल्यूशन लेना है, ठीक है, उसको आपने एसिड के साथ ट्रीट कराना है। कौन सा एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और याद रखें कि ये जो हमारे पास इससे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑब्टेन होता है वो क्या होता है, दैट इज कॉमनली यूज्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास है फॉलोइंग एलिमेंट शो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन नंबर, अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करते हो तो आपने ट्रांजिशन एलिमेंट में पढ़ा होगा कि मैंगनीज जो है, मैंगनीज के अंदर सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं डी ऑर्बिटल के अंदर। अगर हम इसका 3D ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं ना तो वहां पे क्या होते हैं कि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम 4s ऑर्बिटल इसका ड्रॉ करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है। तो इसका मतलब है कि जो मैंगनीज है ना, मैंगनीज जो है 1 से लेकर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 तक के
ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये शो कर सकते हैं, मतलब +1 +2 +3 +4 +5 +6 एंड देन +7। सो द राइट ऑप्शन इज मैंगनीज। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करते हैं MCQ की, द कलर ऑफ मैंगनीज +2 इन हाइड्रेटेड फॉर्म। ठीक है, हाइड्रेटेड फॉर्म क्या होता है, जब इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड होंगे तो उस वक्त जो इसका कलर होगा दैट वुड बी लाइट पिंक कलर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट। आप याद रखें कि एल्यूमिनियम जो है ये आपके पास बिलोंग करता है P ब्लॉक एलिमेंट का, इसके ऊपर जो स्टेट होती है दैट इज +3। मैग्नीशियम ग्रुप 2 का अल्कलाइन अर्थ मेटल का एलिमेंट है तो इसके ऊपर स्टेट +2 होगी। कैल्शियम अगेन अल्कलाइन अर्थ मेटल से बिलोंग करता है सो इट हैव +2 स्टेट। वेल इन केस ऑफ आयरन, आयरन बिलोंग्स टू ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट जो है इनकी प्रॉपर्टी ये है, मतलब बेसिक अगर इसकी प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं सो दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब उसकी वजह क्या होती है, दैट दे हैव पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल। आयरन की अगर हम बात करते हैं सो दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट। अब नेक्स्ट जो आपके पास है, आयरन इज यूज्ड एज द कैटलिस्ट। अब आयरन को आप कहाँ पे कैटलिस्ट यूज करते हो? आयरन इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस में क्या होता है? हैबर प्रोसेस में आप सिंथेसिस करते हो किस चीज की? नाइट्रोजन। ठीक है, इट इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन, सो आपके पास बनेगा क्या? यू विल गेट इमोनिया। ठीक है, इसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है दैट इज आयरन। ठीक है, सो ये आपके पास जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज हैबर प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस का आपको मैंने बता दिया है कॉन्टैक्ट प्रोसेस कौन सा होता है, जिसमें आप सल्फ्यूरिक एसिड की सिंथेसिस करते हो। जब भी आप हैबर प्रोसेस में अमोनिया की सिंथेसिस करोगे सो आयरन को यूज किया जाता है एज अ कैटलिस्ट, और इसके अंदर थोड़ा सा जो है ना सोडियम ऑक्साइड 1% सोडियम ऑक्साइड या पोटाशियम ऑक्साइड जो है वो ऐड किया जाता है। ठीक है, और इसका जो रीज़न है वो है कि इसको हम यूज़ करते हैं एज अ प्रोमोटर। इसी तरह 1% सिलिकॉन ऑक्साइड या एल्यूमिना Al2O3 जो है ना वो भी ऐड किया जाता है एज अ प्रोमोटर। मोलिब्डेनम जो है MO जिसको हम लिखते हैं सिंबल इसका, इसको भी यूज़ कर सकते हैं एज अ प्रोमोटर इन दिस रिएक्शन। ठीक है, आप 1% क्या डालो, सोडियम ऑक्साइड, या आप इसके अंदर पोटेशियम ऑक्साइड डाल दो। इसी तरह 1% आप इसके अंदर ऐड कर दो क्या चीज़, सल्फर डाइऑक्साइड, या इसकी जगह आप एल्यूमिना डाल दो जिसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहते हैं Al2O3। सो ये जो आपके पास हैं दीज आर यूज्ड एज अ प्रोमोटर इन द प्रोसेस ऑफ हैबर प्रोसेस, जब आप अमोनिया की सिंथेसिस करोगे। लास्ट MCQ ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद आयरन इट एक्ट एज बोथ अ बेस एंड अ लिगेंड। जब कभी आपके पास अमोनिया रिएक्शन करेगा आयरन के साथ तो याद रखें कि जो अमोनिया है ये एक्ट करेगा एज अ बेस एज वेल एज लिगेंड। अगर हम इसका केमिकल रिएक्शन यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं तो वो कुछ इस तरह होगा कि जो आयरन है ना, ठीक है, लेट मी राइट डाउन द रिएक्शन, इसके साथ हेक्साहाइड्रेटेड है। ठीक है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, इसके ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज +3। ये रिएक्ट करेगा किस चीज़ के साथ, अमोनिया के साथ। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आयरन, ठीक है, वाटर, हाइड्रोक्सिल आयन बनेंगे 3। ठीक है, ये और साथ में जो है रिलीज हो जाएगी इस चीज़ की 3 मोल्स ऑफ अमोनियम आयन। सो ये इसका जनरल रिएक्शन है और इसका कलर जो होगा ये ऑरेंज कलर बनेगा। So dear viewers, this was all about the important MCQs of D and F block elements. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।